शिंदे अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और उद्धव और फडणवीस के साथ आने की चर्चा तेज होने लगी। एकनाथ शिंदे को मालूम है कि हम अगर इससे बाहर जाते हैं और सरकार से हटते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि 288 में 132 तो अकेले भाजपा की है, बहुत ज्यादा उनको जरूरत है नहीं। उद्धव ठाकरे जी को भी आज जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के और देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि उनकी पूरी सियासत मुंबई नगर निगम से चलती है। यदि मुंबई नगर निगम में उद्धव ठाकरे शिवसेना कमजोर हो जाएगी तो शिवसेना का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उद्धव राज ठाकरे के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे, कांग्रेस उसमें शामिल होती कि नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में था, यही फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। उद्धव के लिए अभी स्पेस नजर नहीं आ रहा है। एनडीए में जो घटक दलों की आज स्थिति है वो ये हो गई है, अगर शिंदे जी कोई नेगोशिएशन करने दिल्ली आते हैं तो क्या वो नेगोशिएशन करने की पावर है उनके पास? वो किस आधार पे नेगोशिएशन करेंगे? ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे शिंदे मजबूत हो, और उनके पास उद्धव ठाकरे एक कार्ड के रूप में उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर जितना विराट स्वरूप धारण कर चुकी है, तो किसी भी दल को ये चिंता होगी कि कहीं ये हमसे बड़े न हो जाएं, हमारी ही जनाधार को खा न जाएं। उद्धव की वो चिंता रही और उद्धव की शर्तें नहीं मानी गई, वो अलग चले गए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी आंकड़ों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। एक प्रदेश है देश में जिसकी चर्चा बिहार और यूपी के बाद राजनीतिक लिहाज से खूब होती है और वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बार फिर हलचल है। दरअसल शिंदे अमित शाह से मिलने पहुंचे थे और उद्धव और फडणवीस के साथ आने की चर्चा तेज होने लगी। अब महाराष्ट्र में चूंकि नगर निगम का चुनाव भी होना है, पुणे, ठाणे, नासिक, तो वहां के नगर निगम के भी चुनाव जो होते हैं वो इस लिहाज से होते हैं कि उसे एकदम राज्य के चुनाव की तरह ही पार्टियां लेती हैं। किस तरीके की हलचल महाराष्ट्र में दिख रही है, क्या समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं, और खासतौर से बीएमसी चुनाव के पहले जो मुंबई की स्थिति होगी या वहाँ की जो राजनीति आर्थिक राजधानी जो है वहाँ की राजनीति कैसी होगी, ये सब विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में किस तरीके की तस्वीर बनती दिखाई पड़ेगी। समीर सर चूंकि हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र पर खूब जानकारी रखते हैं, तो मैं चाहूँगी कि उन्हीं से शुरुआत करें। समीर सर, एक मुलाकात होती है और बहुत सारी बात शुरू हो जाती है। शिंदे की अमित शाह से मुलाकात और एक बहुत बड़ी चर्चा कि बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव साथ दिखाई पड़ेंगे। एक माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से बहुत तल्ख बयान सरकार के लिए भी, फडणवीस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए शायद इस तरीके का आकलन हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? पतल तो मची हुई है, लेकिन मुझे फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आती है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी या अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन बनेगा। हालांकि संबंधों में सुधार होना शुरू हो गया। अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो बाला साहेब ठाकरे न्यास जो है उनकी स्मृति में जो बनाया, उसका अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बनाया है, आदित्य ठाकरे को मेंबर बना दिया, सुभाष देसाई का उसको सेक्रेटरी बना दिया है। मतलब वो पूरा जो बड़े पद है वो सारे उद्धव ठाकरे को दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे को शायद ये लग रहा होगा कि भाई एक शिवसेना उनके पास आ गई है और वो गठबंधन में है, तो उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये निश्चित उनके लिए चिंता की बात रही होगी। और वो जिस दिन बिहार में शपथ ग्रहण था उसके एक दिन पहले दिल्ली आए थे, अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के 2-3 कारण रहे थे। एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष, उनका जो बयान आया था कि जो बड़े नगर निगम है, जैसे बीएमसी हुआ, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, नागपुर कॉर्पोरेशन हुआ, नासिक कॉर्पोरेशन हुआ, यहाँ पर हम अकेले लड़ने की स्थिति में कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम बिना गठबंधन के लड़ें। बाकी जो छोटे कॉर्पोरेशन होंगे वहाँ हम गठबंधन में विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह जी से कंफर्म करना चाहते होंगे कि भाई लोकसभा में हमारा गठबंधन रहा, विधानसभा में हमारा गठबंधन है, तो कॉर्पोरेशन में भी गठबंधन रहना चाहिए। और अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और एक सरकार में रह के एक दूसरे पर आरोप लगाना। और फिर ये भी कहा होगा कि भाई 4 साल के बाद फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो फिर भविष्य में क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएगी, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत स्पेस नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बेहतर प्रदर्शन रहा था, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है,
एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया, अजित पवार ने बेहतर प्रदर्शन किया, तो फिलहाल उद्धव के पास कोई बहुत बड़ी ताकत बची नहीं है फिलहाल कि जिसके आधार पर ये माना जाए, क्योंकि जनता में के वोट अगर देखे जाए तो वो एकनाथ शिंदे को मिले हैं, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता ने मुहर लगाई है, उस हिसाब से उनका विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये जो गठबंधन बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर महायुति का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर ये चुनाव लड़ेंगे। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो फिलहाल उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है, क्योंकि उनका राज ठाकरे के साथ बातचीत चल रही है और कांग्रेस ने भी 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी है कि वो बीएमसी में अलग चुनाव लड़ेगी, उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। तो राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव कम होगा, कि उत्तर भारत के खिलाफ, उत्तर भारत के खिलाफ जो राज ठाकरे का रहा है, और अभी तो कल ही एक बेटे ने सुसाइड किया था लोकल में, अर्नब खेर ने, यह आरोप लग रहा है कि उसमें राज ठाकरे के कार्यकर्ता उस लोकल में थे, हाँ, जो ट्रेन में कंपनी वाले को बुलाकर जो पीटा है। तो ये सब चीजें तो भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी। तो मुझे लग रहा है कि इस बात की संभावना कम है कि फिलहाल उद्धव के साथ गठबंधन हो, उद्धव राज ठाकरे के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे, कांग्रेस उसमें शामिल होती कि नहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में था, यही फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। उद्धव के लिए अभी स्पेस नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक, जैसा कि समीर जी कह रहे हैं कि फिलहाल जो गठबंधन है वही नजर आएगा। राकेश सर, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं संजय राउत साहब, हर दूसरे दिन वो मीडिया को बुलाते हैं और सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि ये जो गठबंधन की सरकार है ठीक से काम नहीं करी। पिछले कुछ समय से हमने इस पर पॉज देखा है या स्टॉप देखा है, जो भी कहिए। तो ये सारी चीज़ें भी जब होती हुई दिखाई पड़ती है तब लगता है कि शायद थोड़ा सॉफ्ट आप होते हुए नजर आ रहे हैं। बीएमसी का इलेक्शन भी जिस तरीके से होता है, या जो भी नगर पालिका का इलेक्शन महाराष्ट्र में होता है, वो भी साख और नाक वाला सवाल हो जाता है पार्टियों के लिए। तो इस वक्त जो महाराष्ट्र में हलचल दिखाई पड़ रही है, वो क्या कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि वहाँ जो है कुछ बदलाव, कुछ पलटता कुछ नजर आएगा? देखिए, गठबंधन तो चलेगा एकनाथ शिंदे जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का। मैं भाजपा और शिवसेना की बात नहीं कर रहा, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी का गठबंधन चलेगा। लेकिन देवेंद्र जी उद्धव ठाकरे को ट्रम्प कार्ड के रूप में रखे कि जब भी एकनाथ जी थोड़ा भी इधर उधर हिलेंगे तो वो उद्धव ठाकरे जी को सामने ला देंगे। उद्धव ठाकरे जी को भी आज ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी की और देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि उनकी पूरी सियासत मुंबई नगर निगम से चलती है। यदि मुंबई नगर निगम में उद्धव ठाकरे शिवसेना कमज़ोर हो जाएगी तो शिवसेना का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में मिलान कराने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे और उनकी वजह से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने में इतनी देरी हुई, उनको भी सेट करने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। तो आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य और सारी सियासत वही सेट करके चलते हैं। और मैं तो मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमको अलग चुनाव लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी देवेंद्र फडणवीस की भूमिका हो सकती है। संजय राउत जी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि मैंने कहा कि इस समय पर देवेंद्र जी और उद्धव जी काफ़ी नज़दीक हैं। वो लिफ्ट की मुलाकात अभी भी चलायमान है, गर्मजोशी बनी रुकी नहीं है, गर्माहट बनी हुई। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे जी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एकनाथ शिंदे जी भले ही डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके जो 3 क्षेत्र है ठाणे सहित, उन 3 क्षेत्रों में एक बड़ा विवाद ये पैदा हुआ कि मंत्रिमंडल गठित होने के बाद जब प्रभारी मंत्री देवेंद्र जी ने बनाया तो उस पर उन्होंने एतराज़ जाहिर किया। प्रभारी मंत्री चेंज हुए, एकनाथ जी के पसंद के मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाया गया उनके क्षेत्र में, लेकिन देवेंद्र जी वहाँ भी तू डाल डाल हम पात पात, उन्होंने पालक मंत्री बना दिया। तो अब सारे फैसले जो है अकेले प्रभारी मंत्री नहीं करते, पालक मंत्री से चर्चा करने के बाद फैसला होता है। तो जहां एकाधिकार था एकनाथ शिंदे जी का, शैडो पॉलिटिक्स जैसा जी, तो वहां पे अब उनका एकाधिकार कमजोर हो गया है और यही चिंता एकनाथ जी को खाई जा रही है। और इसीलिए एकनाथ जी मुंबई से ज्यादा दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। फ्लो में राकेश जी एक बात कह गए कि दोनों भाइयों को मिलवाया तो फडणवीस ने था। जिस तरीके से दोनों भाई 20 साल बाद साथ आ गए और इस वक्त महाराष्ट्र में जो स्थिति नजर आ रही है, वो क्या कुछ भी संभव है जैसी स्थिति में है, या फिर आपको लगता है कि बीएमसी चुनाव तक ये धड़ा दोनों अलग ही नजर आएगा? इस समय ये प्रश्न नहीं है,
कि क्या कुछ अतिरिक्त संभव है, ये प्रश्न किसी के भी मस्तिष्क में नहीं है, न इसकी कोई संभावना है। ये चर्चा दो कारणों से छिड़ी थी। एक तो जो मंत्रिमंडल की बैठक थी महाराष्ट्र की, उसमें एकनाथ शिंदे को छोड़ के शिवसेना शिंदे के कोई मंत्री नहीं आए थे। और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी अमित शाह जी से मिलते हुए दोनों आमने सामने बैठे सोफे पर दिखाई दिए और फिर ये खबर फैली कि भाई क्यों आ गए थे वो। जो महाराष्ट्र में अभी घटना हुई थी कि जो उनका क्षेत्र है बाम्बी-वली, और वहाँ से कुछ पार्षद पूर्व पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया था। एक तो ये हो गया था। दूसरा है कि एक उनके बड़े प्रतिस्पर्धी नेता हैं एकनाथ शिंदे जी के, उनको और 2 जिले का प्रभार दे दिया गया, जिसमें वो भी जिला है जहाँ से उनके श्रीकांत शिंदे उनके पुत्र थे। और तीसरी घटना हुई कि बाला साहब ठाकरे स्मारक समिति का अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे को बना दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे को बनाने का निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व का है था कि बाला साहब ठाकरे का अगर स्मारक है तो उन्हीं लोगों को बनना चाहिए, वो उस परिवार को आगे संभालना चाहिए, क्योंकि भविष्य में स्मारक को भावना से परिवार के लोग खींचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंदिरा जी के जन्म दिवस पर बाकी कोई जाए नहीं, लेकिन परिवार और कांग्रेस पार्टी गई। तो इसलिए वो भविष्य का ध्यान में रखते हुए कि वो स्मारक चले, वो एक निर्णय किया गया था। हाँ, पर तीर निशान सब तो इधर ही है सर। लेकिन राजनीति में थोड़ी था सब कुछ तो इधर ही है। राजनीति जो है राजनीति में करती है। अब यह है कि एकनाथ शिंदे मिलने आए थे या मिलने के लिए बुलाया गया था, ये है मूल प्रश्न। पिछले महीने भी 2 बार वो आए थे, अमित शाह जी से मिले थे, उस समय बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो मेरे को किसी ने काउंट करके बताया कि भाई जब से सरकार बनी है तब से अमित शाह जी से वो 12 बार मिल चुके हैं। तो जब 12 बार मिल चुके हैं तो एक बार और मिल लेते हैं। लेकिन उसमें यह था कि दोनों तरफ से है कि जो उनको कहा गया कि भाई आप अपने इशू उठा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है कि आप कैबिनेट की बैठक में आपके मंत्री नहीं आए, ये तो नहीं चल सकता है। आप अपनी इशू उठाइए, उस इशू पर बातचीत होगी। और जब शिवसेना के मंत्री कैबिनेट बैठक के बाद फडणवीस जी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले शुरुआत आपने की थी, आप जगह जगह हमारे पार्टी के लोगों को मिलाएंगे तो हमारी पार्टी भी करेगी। जब ये तय हुआ था सरकार बनने के बाद कि तीनों दल एक दूसरे के दल के किसी नेता को आपस में न अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, तो इस पर चलना चाहिए था। तो ये एक मतलब कारण वहां था। देखिए, इस समय की परिस्थिति में एकनाथ शिंदे को मालूम है कि हम अगर इससे बाहर जाते हैं और सरकार से हटते हैं तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि 288 में 132 तो अकेले भाजपा की है, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है नहीं। अभी तक अजीत पवार से बहुत समस्या है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के भी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं यहाँ। तो इसलिए उनके पास और बहुत चारा नहीं है। वो आते हैं ये पैचअप करने की भाई अगर हम लोग एक साथ लड़े थे और एक साथ हमको लड़ना चाहिए और एक साथ लड़ने के मूड में भी है, लेकिन एक साथ लड़ने का यह अर्थ नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आप जितनी सीटें चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे लड़ेगी। क्योंकि अभी स्थानीय निकाय चुनाव में आपका अभी वो तय होना है कि कितनी ताकत है आपके पास। तो ये उनको इस बार, चूंकि अमित शाह जी जब बात करते हैं तो बहुत टू द पॉइंट बात होती है, उसमें ये नहीं होता कि मान मनोबल केवल होगी, सब लोग मिलके काम करिए। लेकिन आपको आपके अनुसार नहीं चलेगी। बैठक में न जाना बिल्कुल गलत था, आपको बैठक में शामिल होना पड़ेगा। आपने अब आगे से पार्टी कोई किसी को शामिल नहीं करे, इसका ध्यान रखिए। ये आप लोगों का काम है। स्थानीय स्तर पर अगर आपकी लड़ाई है तो आप लोग इसको सुलझाइए, ये स्पष्ट उनको बताया गया, उसके अनुसार करेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे ने तो लोकसभा चुनाव के पहले भी कोशिश की थी कि हमारे जो है संबंध बन जाए, उन्होंने बातचीत भी कराई गई, ये हुई। इधर से ही उसकी स्वीकृति उस समय नहीं मिली थी, बहुत कोशिश थी। आज भी उनकी कोशिश है मिल जाए, लेकिन अब उसमें यह है कि अब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे एक दूसरे को कैसे स्वीकार करेंगे, ये एक समस्या। और भारतीय जनता पार्टी को भी इस समय चिंता नहीं है, क्योंकि अब अगला कोई चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति लंबे समय बाद अपनी स्वाभाविक स्थिर पटरी पर आई हुई है। दोनों भाई साथ भी हैं, उसके बावजूद भी चर्चा इस बात की हो रही है कि खेमा जो है इधर ही आएगा। कहाँ वीकनेस दिख रही है? क्या उद्धव राज जो एक साथ चलने जैसी बात कह रहे थे उसमें वैसी तस्वीर नहीं नजर आ रही जिसका फडणवीस शायद फायदा उठा रहे, या बीजेपी? देखिए, अब जो है ना, जो बीजेपी की राजनीति जिस तरह से, एनडीए जिस स्थिति में है आज की तारीख में,
ये सारे के सारे, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें या जहाँ की बात करें, तो जो भी फैक्टर्स हैं वो इतने छोटे हो चुके हैं कि उनके मतलब उन्होंने आज संजय राउत क्या बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, कब बोलेंगे, ये लोग मिलेंगे, बैठक में गए, ये सब बहुत छोटी बातें हो चुकी हैं। अब आप जितने भी, चाहे अभी 2 रिसेंट अगर चुनाव की बात करें, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें या बिहार की बात करें, एनडीए में जो घटक दलों की आज स्थिति है वो ये हो गई है, अगर शिंदे जी कोई नेगोशिएशन करने दिल्ली आते हैं तो क्या वो नेगोशिएशन करने की पावर है उनके पास? वो किस आधार पे नेगोशिएशन करेंगे? अगर बिहार में कोई दल, अगर नीतीश जी नेगोशिएशन करने की सोचें, क्या वो इस स्थिति में है? आज जो एनडीए की राजनीति में बीजेपी ने थोड़ा सा अपनी, जो पहले वाला कहा जाता था कि जो साथ आएगा वो कहीं बचेगा नहीं, अब थोड़ा सा बदला है। अब ये अपने जो साथी हैं उनको एम्पावर करना शुरू कर दिया है। आज की तारीख में ना बिहार में नीतीश कुमार जी के पास ये नेगोशिएशन पावर है, ना महाराष्ट्र में शिंदे के पास ये नेगोशिएशन पावर है। दोनों के सब्स्टिट्यूट तैयार खड़े हैं। भाई बिहार में और वहां पे जरूरत ही नहीं है ना। अगर आप हो हमारे साथ बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये जो एनडीए की राजनीति है, और अगर आप जो साथ रहने की और ना रहने की बात करें, इस समय जो भारत की राजनीति में पिछले 5 सालों में जो परिवर्तन आया है, वो कोई भी ऐसा दल नहीं होगा जो आज की तारीख में, अगर अब जिस तरह से पिछले 2, 4, 5 साल में परिस्थितियां और बदली हैं कि मुस्लिम वोट आपको सरकार नहीं बनाने दे रहा है, सरकार की बनाने की स्थिति में आप सिर्फ मुस्लिम मतदाता के दम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यह हालत हो गई है कि कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है जो, मुझे नहीं लगता कि एनडीए का पार्ट नहीं बनना चाहता हो। और मुझे तो, अगर गांधी परिवार ना होता, कहीं राहुल गांधी जी भी ये ना सोच रहे होते कि वो भी एनडीए का पार्ट बन जाएं। ठीक, विनोद सर, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इस वक्त इन्हीं के इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स घूमती दिखाई पड़ रही है। लाजमी भी है, यही बड़े नेता हैं। कैसे महाराष्ट्र में इस वक्त की जो तस्वीर, जो हलचल है, वो आप देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति में कब कौन कहाँ किधर जाएगा कहना अब मुश्किल है। हम लोगों ने जिस जमाने पत्रकारिता शुरू की थी तो लगता था कि ये कारण है, इससे ये उधर नहीं जा सकते, ये इस कारण से इधर नहीं आ सकते, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और कब कौन कहाँ किसके साथ चला जाए, इसकी भविष्यवाणी करना कम से कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से फिर भी हम लोग आकलन करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो है, वो दिल्ली के में नरेंद्र मोदी की तो पसंद है, अमित शाह की पसंद नहीं है, सबको मालूम है ये। इसीलिए उनकी ताजपोशी में हफ्ते 10 दिन का टाइम लगा था और शिंदे जी रूठ के चले गए थे। तो शिंदे जी ऐसे ही रूठ के नहीं चले गए थे, कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद कोई था राष्ट्रीय स्तर पर। फडणवीस संघ की पसंद है, तो वो फडणवीस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के बाद का जो परिदृश्य है ना, उसके जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और देवेंद्र फडणवीस हैं। ये 3 बड़े प्लेयर हैं। शिवराज सिंह को भी माना जाता था, लेकिन अभी थोड़ा वो पीछे चल रहे हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस उसी हिसाब से अपनी सारी गोटियां बिछा रहे हैं। शिंदे चूँकि देवेंद्र फडणवीस के लिए हमेशा एक कांटा रहे हैं और उनके नेतृत्व में उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा था, आज वो उनके साथ है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे शिंदे मजबूत हों, और उनके पास उद्धव ठाकरे एक कार्ड के रूप में उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लान बी है, प्लान बी कह लो, प्लान ए कह लो, कुछ भी कह लो, एक प्लान है। लेकिन उद्धव ठाकरे भी क्या एनडीए में आकर के और मतलब उसी स्थिति में वो स्वीकार करेंगे? बहुत पेच है इसमें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। और उद्धव ठाकरे और अमित शाह के भी रिश्ते जग जाहिर हैं। इस अमित शाह जी जब 2019 में जब मुख्यमंत्री का वादा मामला था, तो उद्धव ठाकरे का तो यही कहना था कि हमको वादा किया गया था, और अमित शाह जी का कहना था कि नहीं, हमने कोई वादा नहीं किया था। और उसी चक्कर में शिवसेना अलग हुई थी। और वो आज भी कहा, मोदी जी के साथ रिश्ते को दिक्कत नहीं है उद्धव ठाकरे को, रिश्तों की दिक्कत उनको नंबर 2 अमित शाह जी के साथ है। तो उस वजह से उद्धव ठाकरे क्या आकर के, इसीलिए वो देवेंद्र फडणवीस उनको ज़्यादा सूट कर रहे हैं। दूसरा क्या, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, इन सब नेताओं के राज्य में काम होते हैं, इनके केंद्र में ज़्यादा काम नहीं है, इनके अपने काम राज्यों में होते हैं, जिलों में अधिकारियों
को से बात करनी है, अपने विधायकों को कुछ कराना है, कोई तमाम सारे काम, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे मुफीद है। इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ बना के रखना हर विपक्षी दल के नेता का काम होता है। तो मुझे लगता है एक तो ये मजबूरी है, दूसरा एक प्रेशर भी बनाना चाहते हैं उद्धव ठाकरे भी महाअघाड़ी के दलों पर कि भाई हमारे सामने दूसरे रास्ते भी हैं। जो अभी बीएमसी के चुनाव हैं और नगर जो स्थायी निकायों के चुनाव हैं, उनमें या तो शिवसेना को के नेतृत्व में लड़िए या हम अलग भी लड़ सकते हैं। राज ठाकरे को उन्होंने ले ही लिया। अभी सही कहा था समीर जी ने कि राज ठाकरे का आने का मतलब, राज ठाकरे का जो एंटी हिंदी विरोध, मतलब भयानक एक्सट्रीम हिंदी विरोध और एक्सट्रीम उत्तर भारतीय विरोध है, उतना तो शिवसेना का भी नहीं है जितना उनका है। तो उसको न तो कांग्रेस झेल सकती है, ना बीजेपी झेल सकती है, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी उस हद तक नहीं जा सकती। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया है कि मुझको क्षेत्रीय राजनीति ही करनी है, महाराष्ट्र की राजनीति करनी है, और महाराष्ट्र अस्मिता ही एकमात्र उनके सामने चारा है। अगर उनको बीजेपी से लड़ना होगा तो बीजेपी का हिंदुत्व और उनकी मराठी अस्मिता, जो बाला साहब ठाकरे का ओरिजिनल था, उस पर राज ठाकरे शूट करते हैं। तो इसलिए वो राज ठाकरे के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। एक विंडो देवेंद्र फडणवीस की तरफ खोले हुए हैं कि तमाम सारे स्थानीय स्तर पर काम भी हो और एक अच्छी रिलेशनशिप बनी रहे, और शिंदे को कॉर्नर करने में भी उनको एक संतोष मिलेगा। शिंदे जितना कॉर्नर होंगे महाराष्ट्र सरकार में, उतना ही उद्धव ठाकरे के लिए ठीक रहेगा, उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि शिंदे ही वो विंडो हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले पार्टी के लोगों को एनडीए में लाने की कोशिश करते हैं। जिसको बीजेपी में नहीं जाना वो शिंदे के साथ आ जाता है। तो शिंदे जितना कॉर्नर होंगे उतना उनको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश की पॉलिटिक्स की चर्चा होती है तो महाराष्ट्र की, इसलिए भी हमने ये विषय भी रखा क्योंकि बीएमसी के चुनाव भी हैं और बीएमसी का बजट भी देश भर में चर्चा का विषय होता है। इस वक्त जिस तरीके की बात महाराष्ट्र में नज़र आती है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे सभी अपने प्लान बीज रेडी करके रखे हुए हैं कि उद्धव भी चाहते हैं भाई अपने खेमे में ये दिखा लें कि यार ज़्यादा मत भाई हमारे नेतृत्व में लड़ना, नहीं तो हम दूसरा सोचें। और देवेंद्र फडणवीस इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। पार्षद यहाँ से भी टूट रहे हैं, वहाँ से भी आ रहे हैं, सारी कहानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑल इज वेल की कहानी बोल रहे हैं सब। आपने बिहार से जोड़ा, उत्तर प्रदेश से जोड़ा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है इसलिए चर्चा में रहता है, लेकिन बिहार क्यों चर्चा में रहता है? या इससे पहले क्योंकि बिहार में भी भाजपा अपने दम पे नहीं है और नीतीश कुमार जी जो पलटी मार वाली छवि रही कि वो लालू के साथ भी गठबंधन करके सरकार बना दे रहे हैं, और लालू यादव के साथ अगर वो सरकार बना दे रहे हैं तो फिर एनडीए अलग हो जा रहा है। महाराष्ट्र में ठीक यही खेला होता है ना, जब बहुमत से चुनाव जीत गए, गठबंधन में चुनाव जीत गए और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे सरकार से अलग हो गए, और वो कांग्रेस जिसको ज़िंदगी भर गाली देके बाल ठाकरे की पूरी सियासत खड़ी हुई थी, उस सियासत को अलग करके वो कांग्रेस के साथ वो इटली वाली मैम और ये सब कहते थे बाल ठाकरे, वो चले गए। इसलिए महाराष्ट्र चर्चा में रहता है। और अभी भी महाराष्ट्र में जो स्थिति है वहाँ पर कोई भी अकेले दम पर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। एकनाथ शिंदे टूट कर नहीं आए होते और इधर नहीं जुड़े होते, तो इसलिए महाराष्ट्र चर्चा में रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह के समीकरण से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे बिहार में नहीं किया जा सकता था। अब फिलहाल नीतीश कुमार कह रहे नहीं जाएंगे और अब लगता भी नहीं कि जाए, लेकिन चूंकि बिहार चौंकाता है इसलिए चर्चा में रहता है। ऐसी महाराष्ट्र भी चौंकाने की स्थिति में तब से आ चुका है जब से भाजपा, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब तो कोई ऐसी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब भाजपा ने शिवसेना के साथ बनाई तब ये हमेशा रहा कि शिवसेना को खत्म न कर दे, और जिस भी दल से वो जुड़ते हैं उसकी चिंता यही होती है ना कि भाजपा धीरे धीरे हावी न हो जाए, उस जनाधार को लेकर उस दल को खत्म न करे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर कोई लड़ेगा ही। अगर वो गठबंधन में है भी तो भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर जितना विराट स्वरूप धारण कर चुकी है, तो किसी भी दल को ये चिंता होगी कि कहीं ये हमसे बड़े न हो जाएं, हमारी ही जनाधार को खा न जाएं। उद्धव की वो चिंता रही और उद्धव की शर्तें नहीं मानी गई, वो अलग चले गए। अलग जाकर और राज ठाकरे से, चाहे उन्हें देवेंद्र फडणवीस नहीं मिलवाया, दोनों मिलकर भी वो 1+1 11 नहीं हो पाए, क्योंकि उसके बाद बहुत वक्त बीत चुका है। और जैसी शिवसेना की और ठाकरे परिवार की राजनीति रही है, वो राजनीति अब उस तरीके से असर नहीं दिखा रही, क्योंकि उनको उसी तरह का हिंदूवाद, उसी तरह का कॉम्बिनेशन पूरा भाजपा और जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वहां मिल जा रहा है। हाँ, सूट कर रहा है वो। उस मानस का जो वोटर है वो मानस वहां शिफ्ट हो गया ना। तो आप केवल परिवार लेकर और आपसी झगड़े लेकर उसको इतना नुकसान पहुंचा चुके हो, और कांग्रेस में जाकर खास तौर पर। अब उसके बाद ये जो संभावना हम पूरी चर्चा में जाहिर कर रहे हैं कि क्या वापस उद्धव आ सकते, कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में। समीर जी महाराष्ट्र को करीब से जानते हैं और वो कह के गए हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हो सकता है हम उससे इनकार करें, और महत्वपूर्ण बात वही है जो अवधेश जी ने बताया, इसकी पूरी चर्चा की पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होती है जहां पर कैबिनेट की बैठक में नहीं जाना,
पार्षद, अब भाई आप सरकार चला रहे हो राज्य में और नीचे जब बीएमसी के चुनाव की तैयारी हो रही तो एक दूसरे के पार्षद टूट रहे हैं। हाँ। तो फिर वो अमित शाह से मिलना उनका जरूरी था ही, और उनको इसीलिए भी समझाया गया कि एकनाथ शिंदे ज्यादा करीब हैं अमित शाह के, और वैसे भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो जब भी दिल्ली आते हैं तो लगातार अमित शाह से मिलते ही हैं। कोई मुलाकात चर्चा में ज़्यादा आ जाती, कोई नहीं आती। और महाराष्ट्र में चूंकि बीएमसी के चुनाव भी सिर पर खड़े हैं और एकनाथ शिंदे असहज रहे हैं पहले भी, और ये माना जा रहा था कि फडणवीस को जिस तरीके से वो पावर लेते हैं और जिस तरीके से अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं, और नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी की जो लगातार चर्चा होती है, तो उसमें एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुद को साइडलाइन महसूस करते होंगे, और वो दिखाई देता है इस तरह की मुलाकातों में, इस तरह की हरकतों में। महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि बिहार के बाद वो भी चौंकाती रही है, इसलिए उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है। हर चुनाव की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। नगर पालिका महाराष्ट्र के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नासिक, मुंबई, पुणे, नागपुर, ये वो बड़ी नगर पालिका हैं जिनकी चर्चा देश भर में राज्य के चुनाव की तरह होती है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप सब मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। आप अपनी बात ज़रूर रखें। धन्यवाद।